नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। इस खबर ने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप ने डेमोक्रेट प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन को पछाड़ दिया। बहुमत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज जरूरी थे और ट्रंप को 279 और हिलरी को 218 वोट ही मिल सके। कुल मिलाकर 227 साल के बाद भी अमेरिका को महिला अध्यक्ष, महिला राष्ट्रपति नहीं मिली। लेकिन अमेरिका का चुनाव सिर्फ अमेरिका भर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। क्या कहता है ट्रंप का ये चुनाव अमेरिका के बारे में? किस तरह की नीतियां बदलेंगी अमेरिकन लोगों के लिए और बाकी दुनिया पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो यहाँ इस हद तक कह रहे हैं कि शायद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाए अब ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी के बाद। अपने मेहमानों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो पूर्व राजदूत मौजूद हैं, शिवशंकर मुखर्जी हैं और सुरेश के गोयल हैं। साथ ही मेरे साथ प्रोफेसर क्रिस्टोफर एस राज मौजूद हैं JNU से, और भारत भूषण हैं, एडिटर हैं कैच न्यूज़ के। सभी मेहमानों का स्वागत है। भारत भूषण, ये बताइए फिलहाल कि क्या वाकई अभी भी हैरान हैं आप, या अभी ये जो भावना है ये सिंक इन कर गई है, अगर अंग्रेजी में कहें, कि आप इसे आपने स्वीकार कर लिया है? मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। मैं कम से कम 3-4 दिन से मैं लोगों से कह रहा था कि मुझे लगता है कि ट्रंप जीतेंगे, पर लोगों का कहना था कि हिलरी जीतेंगी। और ट्रंप के जीतने से मुझे इसलिए खास आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसे नेता आते हैं जो सब लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे जाते हैं, जो सबसे ख़राब क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं उनको उभारते हैं और उस बेसिस पे इलेक्शन जीतते हैं। तो ये अमेरिका में ही नहीं हुआ है, कई देशों में हुआ है, हमारे देश में भी हुआ है। तो मुझे इसमें आश्चर्य कुछ नहीं था, और पर मुझे इसमें ये भी लगता है कि शायद इनके आने से जो डिस्रप्शन होगा वो दुनिया के लिए अच्छा होगा, अमेरिका के लिए भी शायद अच्छा होगा। लेकिन भारत, शायद आप उसी बात को कह रहे हैं कि कई कॉलमनिस्ट ने ये भी लिखा है कि चूंकि मीडिया को ये भय था, वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था खुद कि वाकई ट्रंप जैसे जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के, और उनकी अस्वीकार्यता ने कहीं ना कहीं दुनिया को भी एक तरह के अंधेरे में रखा। क्या आप भी ये मानते हैं? और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो एक इंसान का जो एक डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन है उसको रिप्रेजेंट, उसकी नुमाइंदगी करते हैं ट्रंप। क्या आप इस हद तक कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मुझे लगता है कि अमेरिकन मीडिया तो हिलरी को चाहता था। लिबरल मीडिया है, वो चाहते हैं कि उन्हीं का जैसा कोई व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बने। मैंने फरीद ज़कारिया का प्रोग्राम देखा था 2 दिन पहले, GPS, और फरीद ज़कारिया प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहने लगे कि वो उनका सपोर्ट हिलरी क्लिंटन को जाता है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये इस आदमी को थूक के चाटना पड़ेगा, ये जर्नलिस्ट का काम नहीं है ये वो किसको सपोर्ट करें ना। ये नया फैशन है अमेरिका में और कुछ अन्य देशों में भी कि मैगज़ीन, अखबार अपना पूरा वजन एक कैंडिडेट के पीछे डाल देते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि जो हमारे से डार्क साइड को उन्होंने उभारा है, जो अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उभारा है। वहाँ की जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उस वर्किंग क्लास का उन्होंने उसकी बात की है, नौकरियाँ बढ़ाने की बात की है। अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, इकोनॉमिक रिसेशन दुनिया भर में चल रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। हिलरी क्लिंटन एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करती थी। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होते हैं लोग हमेशा से, वो लोग ज़्यादा होते हैं जो लोग सफ़र करते हैं। तो चाहे वो ऐसा व्यक्ति जो आप में बुरी चीज़ें उभार रहा है, आपकी डार्क साइड को उभार रहा है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ा रहा है, भले ही वो सोल्यूशन ना लाए, लेकिन किसी दूसरे को सबक सिखाने के लिए, जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, आप उस व्यक्ति को वोट देते हैं। ऐसे ही वहाँ पे हुआ। अमित मुखर्जी, ये बताइए, जिस तरह से पूरा कैंपेन चला है अपने आप में पूरी तरीके से अप्रत्याशित है। पूरी दुनिया में इस तरह का कैंपेन शायद कभी नहीं हुआ, जो कुछ खास तरह के लोगों के खिलाफ ये कैंपेन लड़ा गया है। बहुत सारी ऐसी वैल्यू, मूल्य जिसके लिए अमेरिका खड़ा रहा, पूरी दुनिया को लेक्चर देता रहा, उन मूल्यों के खिलाफ ये पूरा कैंपेन हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरह से ट्रंप का कैंपेन हुआ कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दरअसल ये कहना ये चाहते थे कि मेक अमेरिका वाइट अगेन। ये जो वाइट मेल सुप्रीमेसी है अमेरिका में, वो वापस आई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप कैंपेन को हाइंडसाइट में एनालाइज करें तो जैसे भारत ने कहा, तकरीबन 100% मैं उससे सहमत हूँ। उसको थोड़ा बस टिप्पणी ये करना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डाल दूँ। लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर उस समय और भी होता है जब देश में थोड़ा आक्रोश हो। और कहाँ आक्रोश था, कहाँ एंगर और फियर, भय और आक्रोश जब होता है तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर और भी उभर कर आता है। हिलरी क्लिंटन मेरे ख्याल से फ्रंट रनर थी सिर्फ पोल्स में, और लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी अगर कैंडिडेट ट्रंप जैसा ना होता, कोई क्रेडिबल कैंडिडेट अगर उसके सामने खड़ा हो जाता तो वो पहले से ही हारने लगती। तो ये जो कैंपेन हुआ है, गाली गलौज जो हुआ है, इसमें
नतीजा ये है, और एनालिसिस, सही एनालिसिस यही होगा कि अमेरिका में एंगर था कि पिछले 8-10 सालों से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बढ़ा है, और कई मुश्किलें आ रही हैं अमेरिका के सामने जो अमेरिका को डाउन कर रही हैं, और ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उनका, ये सबसे आगे था। डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब को जोड़ दिया इमिग्रेशन से कि ये तुम्हारे नौकरियां खा रहे हैं, और सिर्फ नौकरियां ही नहीं खा रहे हैं, टेररिज्म भी कर रहे हैं। इमिग्रेशन की वजह से मुसलमान आ रहे हैं जो कि टेररिस्ट हैं, इमिग्रेशन की वजह से मैक्सिकन्स आ रहे हैं जो उसने खास कहा है वो रेपिस्ट हैं और क्रिमिनल्स हैं। अगर आप कागज़ पे ये सब लिखिए और उससे जोड़िए जो उन्होंने औरतों के बारे में जो कहा, जो स्कैंडल्स उसके बारे में निकले, तो आपको लगेगा कि कभी हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इस जैसे आदमी को वोट करेगा। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका शाय वांटेड टू वोटर था, रिक्लेम, वो अपने सफ़ेद अमेरिका को वापस लाना चाहते थे, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो मैसेज था वो बहुत ज्यादा रेजोनेट करता था। नंबर 1। मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि वाकई जिसे शाय वोटर कहा जा रहा है, यानी कि वो वोटर जो शर्मिंदा था ये कहते हुए, खुद कहा हिडन वोट, कि लोग जो पोल में कह रहे हैं नहीं करेंगे वो मेरे लिए वोट करेंगे, क्योंकि वो कहना नहीं चाहते, एम्बैरेस होते हैं कहना कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूं मैं, लेकिन वो हिडन वोट था। द वोट, सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी की वोटिंग की 2 बातें हैं। नंबर 1, वोट्स काउंट होते हैं, वे नहीं किए जाते कि ये किस तरह का आदमी है या किस तरह की औरत है। दूसरी बात यह है कि वोट इज एनोनिमस। आप पोलस्टर को कह सकते हैं कि मैं हिलरी क्लिंटन को वोट करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत खराब आदमी है, वोटिंग बूथ में जाके आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लगाएंगे, क्योंकि आप सहमत हैं कि हाँ इमिग्रेशन मेरी नौकरियां ले रहा है, मैक्सिकन्स खराब आदमी हैं, इमिग्रेंट्स तो हैं ही और भी खराब हैं, ब्लैक्स ने कुछ वो लॉ एंड ऑर्डर को तमाम ये सब कर रखा है, हमें वो अमेरिका चाहिए जैसे था, जो मैं डिलिबरेटली थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ उस पॉइंट को अंडरलाइन करने के लिए। तो दैट वाज ट्रम्प्स मैसेज, प्लस एक स्टेटिस्टिकल वो भी है। 2 साल एक ब्लैक प्रेसिडेंट और डेमोक्रेटिक रेजीम के बाद चेंज और भी लोग सोच रहे थे अब लाजिम है। बिल्कुल। प्रोफेसर राज, इसके अलावा जो अमेरिका की अंदरूनी समस्याएं, इससे पहले कि हम आएँ कि पश्चिम एशिया का क्या होगा और दक्षिण एशिया पर किस तरह का असर पड़ेगा, भारत पे किस तरह का असर पड़ेगा, लेकिन जो अमेरिका के अंदर फिलहाल लोग हैं, जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह से खुद मैक्सिकन लोगों का जिक्र किया एम्बेसडर मुखर्जी ने, कि जो मैक्सिकन इमिग्रेंट है इस वक्त वो कैसा फील कर रहा होगा, एक अमेरिकन मुस्लिम है वो कैसा फील कर रहा है, एक अमेरिकन वो औरत जिसने ट्रंप के लिए वोट नहीं किया, और जिस तरह की शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो शायद इस टेलीविजन शो में मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि उस तरह का आदमी कि शायद आप किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करके भी आपको हाईएस्ट ऑफिस मिल सकता है, उस तरह के आदमी को जब यहाँ प्रेसिडेंट बनाया गया है, राष्ट्रपति बनाया गया, आपको लगता है कि सारे लोग जो हैं अभी बहुत डिमोरलाइज महसूस कर रहे होंगे? क्या ज़रूरत है, क्या हमें अब आगे बढ़ के सोचना होगा कि इन लोगों को कैसे थामा जाए, जो लोग फिलहाल अभी कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं? जिस तरह से मैं देखता हूँ ये कंडीशंस तो ठीक है जो इन्होंने कहा, पिकअप किया वाइट सुप्रीमेसी, और 155 मिलियन वाइट है, ये काफ़ी बड़ी है, 69%। पर इसके पीछे एक और है कि रिटर्न ऑफ कंजर्वेटिज्म। बहुत अगर कंजर्वेटिज्म से देखेंगे ये सब जुड़ जाएगा। मेरा जॉब कैसा गया, बाहर से आए हैं इसलिए मेरा गया है, और इस तरह से कंजर्वेटिव के कारण ही मैं सोचता हूँ कि एंटी क्लिंटन वुमन थी। ये वाइट अमेरिकन्स डू नॉट लाइक वुमेन, आई मस्ट टेल यू, पुअर एंड अनएजुकेटेड। सो ये भी है, एंटी वुमेन फैक्टर इज ऑल्सो। इतनी बड़ी देश है, फॉरवर्ड है, हम सोचते हैं, पर इतने बार मुखर्जी साहब भी विजिट किए, हम ऐसे एकेडमिक गए, वुमेन का उतना इक्वल स्टेटस नहीं है। बाहर के लिए ठीक है, सब कुछ करते हैं, बट व्हेन यू रियली रब देम लिटिल बिट ये आता है। और कुछ लोग तो कह रहे थे उनके महिला होने की वजह से वो जीत सकती हैं, मतलब ये भी एक बड़ी वजह है, उनकी विशेषता है कि वो महिला होने की वजह से जीतेंगे। फॉर ट्रम्प ये ऐसा है। देखिए उसके कंजर्वेटिव के पीछे एक और बात भी है, वो वुमेन जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, अनएजुकेटेड हैं, नॉन कॉलेज वाले हैं, वो कंजर्वेटिव्स हैं। और आप देखेंगे, जो मैं देख रहा था, जो कुछ ट्रम्प का मेन सक्सेस है, केंटकी है, लुजियाना है, जॉर्जिया है, अल्बामा, इंडियाना है, ये सब कहते हैं बाइबल बेल्ट, टेक्सास तक, और ये सब कंजर्वेटिव बेल्ट है। उनके लिए रिलीजन मैटर्स। अब ओबामा जैसे लोग और मिसेस क्लिंटन जैसे लोग
वो रिलीजन डजेंट मैटर टू देम। उन्होंने सेक्स ऐसा हो गया, गे मैरिज की सपोर्ट हो गई, ये दे डोंट लाइक कंजर्वेटिव। अच्छा, इसके पीछे अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेोगे, 1865 में सिविल वॉर हुआ है, सिविल वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन में इक्वल राइट दिया ब्लैक्स को वोटिंग के लिए, पर विद इन 10 ईयर्स वापस निकल गई। अच्छा, जो ये कहते हैं वी हैव टू लिंक इट अप विद हिस्टोरिकली व्हाट इज़ अमेरिका, उनमें एक सोशल डार्विनिज्म थियरीज आई हैं 1870 से। जी, अमेरिका इज़ ग्रेट। अच्छा, ये जो कहते हैं हमें अमेरिका बनाना है, वो आइडिया उधर से शुरू हो रहा है कि 1870 में अमेरिका का 2 काइंड ऑफ फिलोसफीज, एक तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अमेरिका बड़ा है, दूसरा है सिटी ऑन द हिल। अमेरिका ऐसा बनाया है सब देखते रहे, उससे उनका प्रभावित हो। आप देखेंगे ट्रम्प का वही है, वो कंजर्वेटिव बैकग्राउंड। लेकिन लोगों ने कैसे खरीदा इस थियोरी को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वही है ना, 155 मिलियन तो वाइट अमेरिकन। एम्बेसडर गोयल, अलग अलग तरह के एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं क्योंकि अखबार ही हमारे पास जरिया है फिलहाल ये जानने का कि आखिर अमेरिका में किस तरह की भावनाएं इस वक्त जन्म ले रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेजेडी है अमेरिका के लिए, लेकिन कुछ अखबार आगे बढ़ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अभी इस बात को स्वीकार करिए कि अब एक लोकतांत्रिक रास्ते से ही चलकर हमारे साथ में ये राष्ट्रपति हमारे पास आए हैं और हम सिस्टम को ख़राब कह सकते हैं, लेकिन सिस्टम वही है जो बहुत दिनों से काम कर रहा है। तो ये बताइए अभी फ़िलहाल कि जिन समूहों का मैंने जिक्र किया अभी इस सवाल में, इसके अलावा भी बहुत सारे समूह हैं, जैसे होमोसेक्सुअल्स हैं, उनका हम जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा भी जैसे जो डिसेबिलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक का मजाक उड़ाया था अपने कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या आपको लगता है कि अब इन सब लोगों को साथ लेकर कौन चलेगा? आखिर जिस व्यक्ति ने इनका मजाक उड़ाया, इनको मॉक किया या उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, अब वो राष्ट्रपति हैं, तो अब कौन जो है इनको सहारा देगा? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि बेसिकली जैसे भारत भूषण साहब ने कहा और एम्बेसडर श्री मुखर्जी ने कहा, ये जो वोट हुआ है, ये वोट था एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, एक आक्रोश था, एक डर था और एक चाह थी जो वाइट मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ब्लू कॉलर वर्कर कि जो पहले उनका जो एक ड्रीम का था अमेरिका था, वो अमेरिका उनको वापस मिले। उस प्रोसेस में कई बार हाइपरबोले होते हैं, बातचीत को बढ़ाकर कहा जाता है। ये हम जानते हैं कि ट्रंप के जो गेज के बारे में क्या विचार हैं, मुसलमान के बारे में क्या विचार हैं, मुझको जो लगता है कि वो सब एक इलेक्शन से पहले की बातें थी, वो हो गया। लेकिन ट्रंप को ये भी मालूम है कि अगर उनको एज ए प्रेसिडेंट काम करना है तो जो सोसाइटी अभी उनकी इन बातों से फ्रैक्चर हुई है, उसको सोसाइटी को पूरा दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्या उनकी नीतियों में जो एक उम्मीदवार ट्रंप के जो कैंपेन था, वो एक राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों में नजर नहीं आएगा? मेरा ख्याल है फ़र्क जरूर आएगा, बहुत फ़र्क आएगा। अब जैसे कि वो बात करते हैं इमिग्रेशन की, माइग्रेशन की, अगर वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो है यहाँ पर उनकी जॉब छीन रहे हैं, अगर हिंदुस्तानी को निकालेंगे तो नासा बंद करेंगे क्या वो? मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और लेकिन शायद इतने खुले दिल से न कर सकें जैसे पहले होता था। आपको लगता है फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ जहाँ मिनिमम, जिससे न्यूनतम जितनी जरूरत होगी उतने लोग उतना होंगे करेंगे, और उसके बाद उतना करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट, डिपोर्ट भी कर दें, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है खत्म। वी हैव टू एक्सेप्ट कि गे अमेरिकन सोसाइटी का हिस्सा हैं। जो मुसलमान वहाँ पर अमेरिकन पासपोर्ट पर रह रहे हैं, वो वहाँ का हिस्सा हैं। जो वहाँ से आ चुके हैं, मैक्सिको से आए हों, क्यूबा से आए हों, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको बाहर निकालना मुश्किल होगा। लेकिन नए लोगों का स्वागत ना हो, नए लोगों का स्वागत नहीं होगा। बिल्कुल। तो किस तरह से एक जो है वो एक क्लोज सोसाइटी क्या बन जाएगा अमेरिका, जो अपनी तमाम तरह की लिबरल वैल्यूज़ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? भारत भूषण, ये बताइए, अमेरिका से बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, दुनिया भर के लिए क्या कीमत है आखिर इसकी? सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हिलरी क्लिंटन दरअसल उनकी विदेश नीति ट्रंप से ख़राब हो सकती थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जितना खून खराबा हुआ दरअसल उनके दस्तखत जो हैं लिख कर हुआ है, चाहे वो मिडल ईस्ट का हम जिक्र करें या फिर दक्षिण एशिया का हम जिक्र करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ट्रंप की जो विदेश नीति है वो हिलरी से बेहतर होगी? बेहतर होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो यह है कि हिलरी जो थी ज़्यादा इंटरवेंशन थी ओबामा से भी। लीबिया में घुसना, सीरिया की लड़ाई को चलाते रहना, सीरिया में 2-2 फ्रंट पे लड़ाई करना कि असद को भी निकालना है और आईसिस से भी लड़ना है, ये पॉलिसीज़ चलती रहती और इंटरवेंशनिस्ट अमेरिका हिलरी क्लिंटन की प्रेसिडेंसी में रहता। लेकिन ट्रंप जो आया है उसने
जो विदेश नीति की अमेरिका की पॉलिसी थी उनको फंडामेंटली क्वेश्चन किया है। एक तो अंदर के तरीके से कि कैपिटलिज्म जो है हमारा लिमिटेड रहेगा, इनसोर्सिंग आउटसोर्सिंग दोनों बंद। दूसरा कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में नहीं है, ओपन बॉर्डर्स के फेवर में वो नहीं है, इसलिए इलीगल और लीगल दोनों माइग्रेशंस की वो बात करते हैं, इमिग्रेशन की भी बात करते हैं। और तीसरा वो अमेरिका की जो दबंग विदेश नीति थी, जिसमें विदेश नीति के साथ साथ आर्मी का इस्तेमाल होता था, उसके खिलाफ है। तो इससे दुनिया भर की पिक्चर बदलेगी। उनका जो सीरिया से में जो एटीट्यूड रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि वो रशिया से बातचीत करने की बात करते हैं कि समझौता करो, उनसे मिलके आईसिस के साथ लड़ाई करो और वापस चलो। उससे मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उनका एटीट्यूड जो है चाइना के प्रति दूसरा है। उनका एटीट्यूड जो अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला जापान को मिला हुआ है और साउथ कोरिया को मिला हुआ है, उसको वो हटाना चाहते हैं। कहते हैं कि इनको लड़ने दो, अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें, अमेरिका का इससे क्या लेना देना। तो इससे जो आपने शुरू में कहा था कि क्या एक नई फॉरेन पॉलिसी सामने आएगी, एक बिल्कुल नई फॉरेन पॉलिसी सामने आएगी। और अगर क्लिंटन बनती तो उस पॉलिसी से अलग इस तरह की इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये आइसोलेशनिस्ट है। इसमें अमेरिका के इंटरेस्ट को देखते हैं। क्या एक व्यक्ति सबको बदल देगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो एडवाइजर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम है, दरअसल वो एक व्यक्ति को इतना सब कुछ नहीं करने देगा। देखिए, इस प्रोग्राम पे कम से कम आए तो हैं। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक व्यक्ति नहीं बनाता है, उसमें कई इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें व्हाइट हाउस है, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट है, उसमें पेंटागन है, उसमें यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है, उसमें कॉरपोरेट्स हैं, उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। कैसे लोग आते हैं, कैसे वो पॉलिसी बनती है, ये तो क्या कंसेंसस इमर्ज होती है उसके ऊपर होगा। लेकिन सवाल ये है कि उसको लीडरशिप कौन दे रहा है। वो लीडरशिप ट्रंप से आएगी, और ट्रंप की लीडरशिप के बारे में मैंने बताया, वो बेसिक फॉरेन पॉलिसी अजम्पशन जो रहे हैं, जो बेसिक आधार रहे हैं, उन्हीं पे सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। यानी दुनिया भी बदलेगी, जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी तो दुनिया भी बदलेगी। क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे अगर आप सीरिया को ही लें, तो अगर अमेरिका सीरिया से चला जाता है, आईसिस खत्म हो जाती है, तो क्या वहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। सऊदी अरेबिया ईरान का झगड़ा तो चलता रहेगा, टर्की की जो एम्बिशंस हैं वो भी चलती रहेंगी। जो ये कह रहे हैं साउथ कोरिया के बारे में करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए हैं, मिसाइल बना दिए हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मिसाइल 5 साल में बन जाएगा जो अमेरिका तक वार कर सकता है। तो क्या इसको ट्रंप खाली देखते रहेंगे और इंटरवीन नहीं करेंगे? तो कहना एक बात होती है, इम्प्लीमेंट करना दूसरा बात है। तो उनका जो इंटेंशंस हैं वो जरूर है कि इस फॉरेन पॉलिसी को बदलें। कितना बदल पाते हैं इस पर डिपेंड करता है कि बाकी इंस्टीट्यूशंस जिनका योगदान इसमें रहता है वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। एम्बेसडर मुखर्जी, युद्ध के बीचों बीच में जो पिछले प्रशासन ने शुरू किया, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भारत भूषण कि उस युद्ध को जो है बीच में छोड़कर आप आ जाएं। लेकिन इसके अलावा ईरान बहुत चिंतित है। जिस तरह का बयान आया है फिलहाल वहाँ के राष्ट्रपति का, पहले ही ट्रंप कह चुके हैं कि जो डील हो चुकी है ईरान अमेरिका के बीच वो उसको फाड़ के फेंक देंगे। आपको लगता है कि जो माना जा रहा था कि ओबामा की प्रेसिडेंसी की एक बहुत बड़े जो सितारे लगे हुए थे उनमें से शायद एक था कि वो ऐसा कर पाए, क्या वाकई फाड़ पाएंगे ट्रंप? देखिए, इलेक्शन कैंपेन में कहना कि मैं ये ट्रीटी फाड़ दूंगा, नेफ्टा से अलग हो जाऊंगा, सबको बाहर निकाल दूंगा, जो देयर आर वेरी बैड ऑमरेज हियर ही सेड। तो ये इलेक्शन कैंपेन एक बात है, और ओवल ऑफिस में गद्दी पे बैठ के इसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो उन्होंने जो मूल बातें जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कही हैं और जिनको बार बार एम्फेसाइज किया है, उससे वो हटेंगे नहीं। ट्रंप इज़ ट्रंप। वो ये नहीं है कि वो गद्दी में बैठ के डेमोक्रेटिक एजेंडा या लिबरल एजेंडा अडॉप्ट कर लेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जो वो जहां वो कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वहां वो नेगोशिएट करेंगे। नेफ्टा में अगर वो ये जो भारत ने सही कहा कि ये जो जहां जहां उनके मिलिट्री पार्टनरशिप्स हैं, जहां ट्रीटीज़ हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, जहां ट्रूप्स एंगेज्ड हैं, और जहां ये राइट टू प्रोटेक्ट के वजह से इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ के वजह से गए हैं, जैसे सीरिया में गए हैं, इराक में पहले गए थे, वहाँ पर वो भी ये नहीं होगा कि वो ऑफिस में अपने घुसेंगे और दूसरे दिन कमांडर इन चीफ की हैसियत से कह देंगे कि आप सब लोग वापस आओ, इन सब एडवेंचर्स में मैं नहीं हूँ। एक तो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है, उसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों हाउस और सेनेट अब दोनों रिपब्लिकन हैं, थे और हैं, और सेनेट तो और भी मजबूत हो गया है। तो उनकी जो प्रेसिडेंट और अमेरिकन सिस्टम में इंस्टीट्यूशन ज़रूर हैं बहुत सारे, इनिशिएटिव फॉरेन पॉलिसी में प्रेसिडेंट का होता है, उसको कांग्रेस
ऑब्स्टिकल कर सकती है, रोक सकती है, काफ़ी कुछ कर सकती है और इंस्टीट्यूशंस का प्रभाव होता है, लेकिन इनिशिएटिव प्रेसिडेंट का रहता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो उन्होंने कहा है, नेटो को इंसल्ट किया है और फिर थोड़ा बदला कि नहीं नेटो अब टेररिस्ट के खिलाफ भी थोड़ा उस तरफ आ रही है, तो अब मैं नेटो को सहना, आई टॉलरेट इट। नेबर्स को तो गाली दे चुके हैं, पार्टनर्स को कह चुके हैं कि अगर मेरी प्रोटेक्शन चाहते हो, ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन तुमको पैसे देने पड़ेंगे अगर मेरा सपोर्ट चाहिए तो, यू विल हैव टू पे। सो इन सब बातों को मेरे ख्याल से वो भूलेंगे नहीं, लेकिन नेगोशिएट करेंगे और दिखाएंगे कि परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट तो हर एक प्रेसिडेंट का होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी होता है, लेकिन किस तरह से परस्यू करेंगे नेशनल इंटरेस्ट, वो फर्क होगा। उसमें तो कुछ डेंजर्स होंगे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि इमीडिएट ड्रास्टिक चेंज की संभावना नहीं है। चलिए, समय मेरे पास थोड़ा कम है। प्रोफेसर आज ये बताइए फिलहाल कि वॉर ऑन टेरर का जिक्र करें, जरूर आप करिए। उसके अलावा वॉर ऑन टेरर की जो बात है, जो खासकर दक्षिण एशिया और भारत के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इसके मद्देनजर क्या जो नीति है उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी देखेंगे हम या उसमें भी बदलाव होगा? उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, पर अब देखना पड़ेगा कौन सी उसकी फॉरेन पॉलिसी टीम आएगी, कौन सा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा। ज़्यादातर वो सोचते हैं मैं रीगन टाइप हूँ। अगर रीगन टाइप हैं, रीगन ने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर से रूटीन मिलता नहीं था, उसमें भी गड़बड़ हुई, पर ही हैड हिज ओन वे ऑफ लुकिंग एट फॉरेन पॉलिसी और नई तरीके से उसने सेटअप किया। और उसके ज़माने में उसने एक्सटेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, और हम देखते हैं उसके सामने SDI के एक प्रोग्राम भी आया। सो हम देखते हैं अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इससे इसका डिटर्मिनेशन होगा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ट्रंप इनवर्ड लुकिंग है, क्या उसकी पॉलिसी अब आइसोलेशनिज्म है या ग्लोबल एक्टिविज्म है। ये दोनों में अमेरिका ज़्यादातर आगे पीछे जाता था। आप देखिए, थोड़ा और इस विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, जो आप ये कह रहे हैं कि अगर अंदरूनी तरीके से वो देखते हैं या फिर बाहर दुनिया में इसको फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइसोलेशनिज्म तो हमें मिला था एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, जिससे अच्छा इन्होंने यूनाइटेड नेशन के बारे में कभी बताया नहीं, उनकी कैंपेन में उनकी समझौता कैसे होगी, उनके साथ कैसे रवैया होगा। सो अब देखते हैं आइसोलेशनिज्म में ऐसा हो गया था कि अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया, पर उससे हट गए। अब यूनाइटेड नेशन अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मल्टीलैटरलिज्म है और काफ़ी उसमें से चलता है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्शंस हुई हैं वो अमेरिका के बारे में है, यूनाइटेड नेशन में कम है, जिससे आपने जिक्र किया है। देखिए, बुश के टाइम में ग्लोबल टेररिज्म वॉर आई थी, वो भी देखेंगे उस तरह के लोग उनके साथ मिल गए थे, रमफील्ड एंड चेस्नी एंड ऑल दोस पीपल, जो कोंडलीजा राइस हैं, वो सब मिल गए थे, इसलिए वो एक पॉलिसी कर पाए। चलिए, समय मेरे पास समाप्त गया। आखिरी कमेंट जी जल्दी से। मैं छोटी सी बात ये कहूँगा कि अमेरिका में लाइक इन एनी अदर कंट्री फॉरेन पॉलिसी जो है वो हेड ऑफ स्टेट की या हेड ऑफ गवर्नमेंट की प्रिजर्व होती है, और ट्रंप की यहाँ पर आपकी जो भी स्टेटमेंट देखें, हालांकि काफ़ी चीज़ें डिफरेंट नहीं हैं, उनका एक अपना अलग स्टाइल है, अलग तरीका है। ये तो बदलाव तो होगा, फॉरेन पॉलिसी में बदलाव जरूर होगा। इस्लाम के बारे में उन्होंने काफ़ी उसका है, लेकिन बदलाव क्या होगा और किस डायरेक्शन में जाएगा ये अभी कहने के लिए काफ़ी जल्दबाजी। तो सऊदी अरब, ईरान से लेकर तालिबान तक का बयान आ चुका है कि वो क्या समझते हैं ट्रंप प्रेसिडेंट के बारे में। तो फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुनिया इसके लिए शायद तैयार हो चुकी है और धीरे धीरे इसको इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के अब अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे, शपथ लेंगे वो जल्द। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।